इस वीडियो में हम आपको एक मुगल मनसबदार की बायोग्राफी बताएंगे, जिससे आप ये जानेंगे कि मुगल पीरियड में किसी मनसबदार यानी गवर्नमेंट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट कैसे होती थी और उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती थी। आप ये भी जानेंगे कि क्या उनके रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसीजर होता था या सब कुछ बादशाह के रहमो करम पर ही होता था। दोस्तों, ये बायोग्राफी है एक मुगल अमीर बाकर खान की। अमीर बड़े मनसबदारों को कहा जाता था, यानी जो हाई रैंक ऑफिसर्स थे वे उस जमाने में अमीर कहलाते थे। तो चलिए फिर हम बाकर खान की बायोग्राफी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाकर खान बादशाह जहांगीर का अमीर था। जहांगीर बादशाह अकबर का बेटा था और 1605 में अकबर के मौत के बाद जहांगीर मुगल साम्राज्य का बादशाह बना था। उसी ने बाकर खान को मनसबदार बनाया था। बाकर खान के पूर्वज ईरानी अमीर थे। उसके पिता रहमत खान अकबर के जमाने से ही मुगलों के मनसबदार थे। सभी मनसबदारों की तरह रहमत खान का भी एक जगह से दूसरी जगह तबादला होते रहता था। एक बार तबादला होकर रहमत खान की पोस्टिंग हंडिया में हुई। हंडिया इलाहाबाद के करीब पड़ता है। उस वक्त तक उनके दो बेटे आसफ खान और बाकर खान बड़े हो चुके थे। रहमत खान को अपने बेटों की चिंता होने लगी थी। वे सोचते पता नहीं बेटों को बादशाह की नौकरी मिलेगी कि नहीं। रहमत खान और उनके पिता भी मुगल बादशाहों के सेवा में रहे थे, पर यह जरूरी नहीं था कि पिता के बाद बेटों को भी मनसबदार बना दिया जाए। यह पूरी तरह बादशाह की मर्जी पर था कि वो किसे मनसबदार बनाते हैं और किसे नहीं। एक दिन रहमत खान हंडिया से उज्जैन जाने की तैयारी कर रहे थे। वे एक संदूक में कुछ गहने, सोने के सिक्के और कीमती जड़ी के कपड़े रखवा रहे थे कि बाकर खान कमरे में आया। बाकर खान ने अपने पिता से पूछा कि आप ये सब किस लिए उज्जैन लेकर जा रहे हैं। रहमत खान ने जवाब दिया, बेटे मैं उज्जैन में मालवा के सूबेदार अब्दुल्ला खान से मिलने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ वे तुम दोनों भाइयों की सिफारिश बादशाह जहांगीर से कर दें। सिफारिश वो यूं ही तो नहीं करेंगे ना, उन्हें कुछ गिफ्ट देनी पड़ेगी, इसलिए ये कीमती चीजें लेकर जा रहा हूँ। उन दिनों मुगलों ने अपना साम्राज्य 15 सूबों यानी प्रांतों में बांटा था। उनमें से एक सूबा था मालवा, जिसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। सूबे का सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार कहलाता था। सूबेदार जैसे बड़े अधिकारियों की सिफारिश पर बादशाह नए मनसबदारों को नियुक्त करते थे। इसलिए बाकर खान के पिताजी सूबेदार अब्दुल्ला खान से मिलने गए। सूबेदार अब्दुल्ला खान सिर्फ बड़े लड़के बाकर खान की सिफारिश करने के लिए राजी हुआ। उसने बादशाह के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें बाकर खान की खूब तारीफें की और लिखा कि बाकर खान एक अच्छा तलवारबाज है। सूबेदार ने यह भी लिखा कि बाकर खान के पिता रहमत खान एक वफादार मनसबदार हैं। अंत में सूबेदार ने लिखा कि बाकर खान को एक छोटा मनसबदार बना दिया जाए तो उचित होगा। अपनी चिट्ठी को सूबेदार ने एक हरकारे यानी डाकिये के हाथ आगरा भेज दिया। आगरा मुगलों की राजधानी थी और वहां बादशाह रहते थे। आगरा में चिट्ठी मीर बख्शी के हाथ पहुंची। मीर बख्शी वही अधिकारी था जो मनसबदारों की रिक्रूटमेंट की देखरेख करता था। अगले दिन जब बादशाह जहांगीर दरबार में बैठे तो मीर बख्शी ने उनके सामने मालवा के सूबेदार की चिट्ठी पढ़ी। जैसा कि पहले भी कहा है कि मनसबदारों की नियुक्ति के बारे में बादशाह की इच्छा और पसंद सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। जहांगीर को बाकर खान पसंद आया और उसने मालवा के सूबेदार की सिफारिश को मंजूरी दे दी। जहांगीर ने मीर बख्शी से कहा कि आप बाकर खान को मनसबदार बनाने का फरमान तैयार करवाइए। बाकर खान को 100 घुड़सवार और 200 घोड़ों की पलटन रखने की जिम्मेदारी दी जाए। उसका पहला काम क्या होगा यह आप पता कर मुझे बता देना। मीर बख्शी से पूछताछ कर बादशाह ने बाकर खान को रायसेन का कोतवाल बना दिया। कुछ दिनों बाद एक शाही फरमान, जिसे हम आजकल सरकारी आदेश कहते हैं, जारी हुआ, जिसमें बाकर खान की नियुक्ति की सारी बातें लिखी हुई थी। बाकर खान की तनख्वाह 5000 रुपए महीने तय हुई थी। 100 घुड़सवारों और 200 घोड़ों की पलटन के लिए उसे अलग से 1500 रुपए महीने का हिसाब देना भी तय हुआ था। बाकर खान के पास जब फरमान पहुंचा तो वो बहुत खुश हुआ। आखिरकार वो भी मनसबदार बन गया था। मुगलों के समय में सारे अमीरों और अधिकारियों की नियुक्ति इसी तरह होती थी, मगर यह आजकल के अधिकारियों की नियुक्ति से कितना अलग है। आजकल सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति कुछ इस प्रकार होती है कि विभिन्न सरकारी विभागों में जो सीटें निकलती हैं उनका नोटिफिकेशन जारी होता है और नोटिफिकेशन में ये बताया जाता है कि कितनी सीटें खाली हैं और उन्हें पाने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। कोई भी शख्स उन पदों के लिए आवेदन कर सकता है जो इसकी एलिजिबिलिटी रखता हो और फिर इंटरव्यू देना पड़ता है। जो इन सब में पास होते हैं उन्हें नौकरी मिलती है। ये नियम है। अगर किसी भी नियुक्ति में इन नियमों का पालन नहीं हो तो लोग कोर्ट में मुकदमा कर सकते हैं, मगर ये बातें मुगलों के समय में नहीं थी। अगर बाकर खान को नौकरी नहीं मिलती तो वो किसी भी नियम के आधार पर कहीं भी शिकायत नहीं कर सकता था। खैर, खुशकिस्मती से बाकर खान को मनसबदार बना दिया गया था। अब आगे क्या होता है आगे देखते हैं। फरमान पाने के कुछ दिनों बाद बाकर खान मालवा के सूबेदार से मिलने गया। रायसेन, जिसका कोतवाल बाकर खान को बनाया गया था, मालवा सूबे में ही पड़ता था। जब बाकर खान सूबेदार अब्दुल्ला खान से मिला तो वो बोला कि तुम्हें एक छोटा मनसबदार बनाया गया है। अगर तुम अच्छा काम करोगे तो आगे चलकर तुम अपने अब्बा की तरह या फिर मेरी तरह बड़े मनसबदार भी बन जाओगे। सूबेदार ने बाकर खान से आगे पूछा कि तुमने अपना जमानतदार किसे बनाया है।
सेठ हुकुमचंद अब्बा के जमानतदार हैं, मुझे अच्छी तरह से जानते भी हैं, वही मेरी भी जमानत दे देंगे। उन दिनों मुगल मनसबदारों को वेतन लेने से पहले किसी धनी और जाने माने शख्स अपनी जमानत दिलवानी पड़ती थी। अगर मनसबदार पैसों के मामले में कोई गड़बड़ी करे या अपना काम ठीक से नहीं करे तो बादशाह उनके जमानतदार से पैसे वसूल कर राज्य का नुकसान भर सकता था। बाकर खान ने कुछ दिनों में उज्जैन के सेठ हुकुमचंद से अपनी जमानत भरवा ली। इस प्रकार वेतन पाने के लिए एक शर्त तो पूरी हुई, एक और शर्त बची थी। बाकर खान को बादशाह के लिए 100 घुड़सवार रखने थे। उन दिनों छोटे बड़े सभी मनसबदारों को कुछ घुड़सवार सैनिक रखने पड़ते थे। किसी मनसबदार को 10, किसी को 100 तो किसी को 5000 घुड़सवारों की टुकड़ी रखनी पड़ती थी। जब बादशाह को सैनिकों की जरूरत पड़ती तो वह आदेश देकर मनसबदारों के सैनिक बुलवा लेता था। बादशाह के पास अलग से अपनी सेना भी होती थी, पर वह हर मनसबदार से भी सेना की टुकड़ी रखवाता था। अपने सैनिकों का वेतन और घोड़ों का खर्चा मनसबदार अपने वेतन से देता था। इस तरह साम्राज्य में एक बड़ी सेना रखने की जिम्मेदारी सभी मनसबदारों के बीच बंट जाती थी। मनसबदार अपने द्वारा रखे सैनिकों का उपयोग अपने प्रशासनिक काम के लिए भी कर सकते थे। बाकर खान के पिता भी तो मनसबदार थे और 1000 घुड़सवार और 2000 घोड़ों की पलटन रखते थे। बाकर खान अपने पिता के घोड़ा व्यापारी से मुलाकात की और उसकी सहायता से 200 घोड़े खरीदे। अपने पिता के सैनिकों से कहकर ही उसने उनके गांव से और आदमी बुलवाए। इस तरह 100 जवानों को नौकरी पर रखकर बाकर खान ने अपनी सेना की टुकड़ी बनाई। ये सारा खर्चा उसने सेठ हुकुमचंद से उधार लेकर किया, क्योंकि उसे अभी तनख्वाह नहीं मिला था। जब सेना की टुकड़ी तैयार हुई तो बाकर खान अपनी नियुक्ति का शाही फरमान लेकर रायसेन पहुंचा। बाकर खान रायसेन पहुंचकर कोतवाली गया और अपना काम संभालने लगा। उसका काम था शहर में चोर डाकुओं को पकड़ना, शहर में शांति बनाए रखना, शहर में आने जाने वालों और शहर में हो रही घटनाओं पर नजर रखना। कुछ महीने इस तरह गुजर गए। धीरे धीरे बाकर खान का पैसा भी खत्म होने लगा। ये पैसे सेठ हुकुमचंद से उसने उधार पर लिए थे। अब सेठ भी अपने पैसे वापस मांग रहा था। बाकर खान को अभी तक सैलरी भी नहीं मिली थी। सो बाकर खान ने अपने एक आदमी को आगरा भेजा। वो वहां शाही दीवान के दफ्तर के चक्कर लगाता रहा, क्योंकि सैलरी का इंतजाम शाही दीवान ही करता था। शाही दीवान पूरे साम्राज्य की आमदनी और खर्च का हिसाब रखता था। दोस्तों, बाकर खान ने अपनी आगे की जिम्मेदारी कैसे संभाली और उसको कौन कौन से डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, ये आप इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको ये पता चले कि किसी मुगल मनसबदार की नियुक्ति कैसे होती थी और उसका कामकाज क्या होता था।